Hello everyone, welcome to the channel IGNOU DNHE ऑनलाइन क्लासेस। myself डॉक्टर आयुषी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने DNHE फर्स्ट की यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ फूड के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ देख लेते हैं। आज के टॉपिक्स हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, एक्शन, इंटरेक्शन एंड बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, handling of food and nutrients by the body, social, psychological and economic aspects of nutrition, concept and definition of health, dimensions of health, meaning of nutritional status, interrelationship between nutrition and health, and last is malnutrition. Meaning and definition of nutrition. Nutrition is the study of what happens in food once it enters the mouth and thereafter. जब फूड बॉडी में एंटर करता है तब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो एक्ट करते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और कैसे वो सभी आपस में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। When food enters the body, it undergoes various processes like ingestion, digestion, absorption, transportation and utilization of nutrients and finally disposal of the end products. इस डेफिनेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनको डिटेल में बताया गया है। इनमें सबसे पहले है एक्शन, इंटरेक्शन एंड बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को जैसे पहले देख चुके हैं कि वो सब्सटेंसेस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी फंक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। बॉडी को हर न्यूट्रिएंट एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए। कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पर सारे ही न्यूट्रिएंट्स बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्शन, इंटरेक्शन और बैलेंस को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम का, जो कि एक मिनरल है। रिकॉल करिए, हमने न्यूट्रिएंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हम इस मिनरल कैटेगरी से एग्जाम्पल ले रहे हैं। कैल्शियम का फंक्शन होता है बोन्स एंड टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये तो हुआ कैल्शियम का एक्शन। तो क्या सिर्फ कैल्शियम ही बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है? नहीं, बोन्स और टीथ के नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेनेंस के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का इंटरेक्शन ज़रूरी है। मतलब दोनों साथ में मिलकर ये काम करते हैं। और अगर मान लीजिए कि यदि हम ऐसी डाइट कंज्यूम करते हैं जिसमें फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा है तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। इस कारण से बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का इम्बैलेंस हो जाएगा और ये बोन्स और टीथ को अफेक्ट करेगा। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इन दोनों न्यूट्रिएंट्स को करेक्ट प्रपोर्शन में कंज्यूम करना होगा। तो ये था एक्शन, इंटरेक्शन और बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन बाय द बॉडी। जब फूड बॉडी में जाता है तो उसे बॉडी कैसे हैंडल करती है, उसे 4 स्टेप्स में बताया है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। When we ingest food in mouth, it is known as ingestion. In mouth, food is chewed with help of teeth and tongue, and then it is swallowed and passed down to stomach. और वहाँ से वो एक कॉइल्ड और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में बॉडी फूड को यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है क्योंकि फूड जो हम इंजेस्ट करते हैं उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। जब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो जो न्यूट्रिएंट्स फूड में हैं अब वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो बॉडी यूज़ कर सके। इंटेस्टाइन से ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाते हैं, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और ब्लड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल तक ले जाता है जहाँ पर वो अलग अलग फंक्शंस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। फूड में कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उन्हें एज अ वेस्ट रिलीज कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एंड दिस इज़ नोन एज डिफिकेशन। और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के समय कुछ बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि ब्लड के थ्रू यूरिन के साथ बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ये बताता है कि पर्सन किस तरह की डाइट पैटर्न और फूड एक्सेप्ट करता है। इकोनॉमिक फैक्टर बताता है कि कौन सा फूड उस पर्सन के लिए अवेलेबल और अफोर्डेबल है। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईटिंग। वैदिक ट्रेडिशन इस बात पर जोर देता है कि फूड लाइफ गिवर है। उन्होंने फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड।
सात्विक फूड इंक्लूड्स ब्लैंड डाइट, जो कि पर्सन की इंटेलिजेंस और एनर्जी को बढ़ाता है। राजसिक फूड उसके पैशन को स्टिमुलेट करता है, और तामसिक फूड जिसे वो इम्प्योर फूड कहते हैं। बट मॉडर्न टाइम में इन कैटेगरीज को लोग इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, ना ही ये उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आजकल रेस्टोरेंट्स और होटल्स में रीहीटेड फूड सर्व किया जाता है, जो कि वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनका स्टेटस सबसे लो है। जो वेजिटेरियंस हैं उन्हें अपने नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स के साथ फूड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन वो उनके किचन में प्रिपेयर्ड वेजिटेरियन फूड को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स टॉलरेंस एंड अडेप्टेबिलिटी टू वेरिड ईटिंग हैबिट्स इज़ अ हेल्दी साइन ऑफ प्रोग्रेस। फूड एक्सेप्टेंस, हर कम्युनिटी में कुछ फूड को परमिट किया जाता है और कुछ को नहीं। ये उनका कल्चर है, और वो लोग रेस्ट्रिक्टेड फूड को सिर्फ एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूट्रिशियस है। तो इन एग्जाम्पल से हमें सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड की इम्पॉर्टेंस पता चलती है। हमें इन सब का ध्यान रखते हुए उनकी डाइट को इम्प्रूव और मॉडिफाई करना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डाइट और ईटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे हम इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि मिनी एक हाउसवाइफ है जो कि अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए विटामिन टैबलेट सप्लीमेंट्स देती है। उसकी फ्रेंड ने उससे कहा कि इन विटामिन टैबलेट्स की उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फूड वो कंज्यूम करते हैं उसमें उन्हें सारे विटामिन्स मिल जाते हैं। पर मिनी इस बात से अग्री नहीं करती, और उसे लगता है कि ये सारी बीमारियों की दवा के लिए विटामिन टैबलेट्स ही हैं। अगला एग्जाम्पल है राजू का, जो 5 साल का है। वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखता है और अपनी मदर को फास्ट फूड और जंक फूड खाने के लिए ज़िद करता है, और उसकी मदर उसे कन्विंस करती रहती है कि ये सब उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरला का। शी हैज़ जस्ट गिवन बर्थ टू अ बेबी बॉय। उसकी मदर इन लॉ उसे लड्डू और पंजीरी खाने के लिए इंसिस्ट करती है। दैट विल स्टिमुलेट फ्लो ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो सरला अपनी मदर इन लॉ की एडवाइस को फॉलो करती है। इन एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि हमारी फूड चॉइस इन एडवर्टाइजमेंट्स और दूसरे लोगों के एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस होती है, और हमारी ईटिंग पैटर्न इन पर डिपेंड करता है कि हम इन फैक्टर्स पर कितना ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ फूड, हम सभी जानते हैं कि फूड को खरीदने के लिए पैसा लगता है। हमने सुना है पीपल डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, जबकि ऐसा नहीं है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ फूड अवेलेबल नहीं होता, बल्कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खाना खरीद सकें। तो हमारा अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि सभी लोग हेल्दी रहें। ये हुआ इस यूनिट का न्यूट्रिशन पार्ट। नेक्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. हेल्थ बॉडी की वो स्टेट है जब फिज़िकली, मेंटली और सोशली वो इंडिविजुअल हेल्दी हो, और सिर्फ बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है तो इसे आप हेल्थ नहीं कहेंगे। हेल्थ एक पॉजिटिव स्टेट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है, उसे कोई डिजीज़ नहीं है, पर कभी कभी किसी वर्कलोड से या एग्जॉशन के कारण उसे टायर्ड फील होता है, पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो हेल्दी नहीं है। या जैसे थोड़े समय के लिए वो बीमार हो जाता है तो हम उसे अनहेल्दी नहीं कहें, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है हु एन्जॉयज़ गुड हेल्थ फॉर हिज लाइफ टाइम। तो आखिर हम किसे हेल्दी कह सकते हैं? ऐसा पर्सन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेल्दी रहता है उसे हेल्दी कहेंगे। नेक्स्ट इज़ डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के 4 डायमेंशंस हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, अगर किसी पर्सन को फिजिकल प्लेन पर कोई डिजीज़ नहीं है, वो अलर्ट, रेस्पॉन्सिव, एनर्जेटिक और विगरस है, तो वो फिज़िकली हेल्दी है। और फिज़िकल हेल्थ को डिटेक्ट करना आसान है। साइंस ऑफ गुड हेल्थ आप बुक में टेबल 1.1 में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है? जब हम कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से सफ़र नहीं कर रहे हैं, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, उसको लेकर सैड नहीं है, अगर हम दूसरे लोग या सिचुएशंस के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरों की फीलिंग्स के लिए सेंसिटिव हैं, हमारे खुद के इमोशंस पे हमारा कंट्रोल है, तब हम कह सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी हैं। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ आपस में रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन कांस्टेंट स्ट्रेस में है या किसी ऐसी सिचुएशन में है
जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर सकता है अगर उसमें हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है तो। ये था मेंटल इल हेल्थ का इफ़ेक्ट ऑन फिज़िकल हेल्थ। नेक्स्ट इज़ रिवर्स ऑफ इट, हाउ फिज़िकल इल हेल्थ लीड्स टू मेंटल इल हेल्थ। एक पोलियो से ग्रसित बच्चा है जो कि दौड़ नहीं सकता, दूसरों के साथ खेल नहीं सकता। उसके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग आ जाती है और वो कॉन्स्टेंटली सैड रहने लगता है। इस कारण से वो दूसरों से नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ। जब कोई पर्सन ये रियलाइज़ करता है कि वो एक फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी फैमिली कम्युनिटी का एक हिस्सा है, तो वो उसकी फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सोशल हेल्थ। जो पर्सन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल इन सोसाइटी को रियलाइज़ करता है तो उसे सोशली हेल्दी कहते हैं। बिना मेंटल हेल्थ के सोशल हेल्थ अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी तरह की मेंटल इल हेल्थ दूसरे लोगों से ठीक से इंटरेक्ट नहीं करने देती है और फाइनली वो सोसाइटी के लिए एक यूज़फुल पर्सन नहीं रहता। और ऐसा ही फिज़िकल इल हेल्थ के कारण होता है। पर्सन अपनी बीमारियों के कारण इरिटेबल और डिप्रेस्ड हो जाता है और दूसरों के साथ नॉर्मल नहीं रह पाता। क्रिमिनल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोशली इल इंडिविजुअल्स एंड आर कॉल्ड एंटी सोशल। नेक्स्ट इज़ स्पिरिचुअल हेल्थ। भारत के लोग समझते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कस्टम्स ही स्पिरिचुअली हेल्दी बनाता है, पर ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ मोर अ मैटर ऑफ एटीट्यूड्स एंड अ वे ऑफ लुकिंग एट सिचुएशंस एंड पीपल। ज़रूरी ये है कि हमारे अंदर दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं हों और ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी हेल्प कर सकें। Meaning of nutritional status. Nutritional status is the condition of health of an individual as influenced by the utilization of nutrients. और इसका पता कैसे लगाया जाता है कि वो पर्सन किस तरह की डाइट कंज्यूम कर रहा है, उस पर्सन को किस तरह की बीमारी है या उससे सफ़र कर रहा है। यूरिन और ब्लड टेस्ट के थ्रू उसे न्यूट्रिएंट्स लेवल्स का पता लगाया जा सकता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एक पर्सन सफिशेंट अमाउंट में विटामिन सी कंज्यूम नहीं करता है तो उसके ब्लड में विटामिन सी का लेवल कम हो जाएगा और इसका मतलब ये है कि उसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है। और इस फाइंडिंग को कंफर्म करने के लिए उसके डाइट देखेंगे तो पता चलेगा कि विटामिन सी रिच फूड बहुत कम कंज्यूम करता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अभी तक जो पढ़ा उससे ये क्लियर हो गया है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं। If a person eats right kind of foods in the required amounts, she or he will keep good health provided no other factors intervene. यदि required amounts से कम या ज़्यादा फूड कंज्यूम करेंगे तो that will result in poor health. फूड कंज्यूम करते समय ये तो हमें ध्यान रखना है कि वो न्यूट्रिशियस हो, पर ये भी ध्यान रखें कि वो क्लीन और फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स भी हो, अदरवाइज़ न्यूट्रिशियस फूड भी व्यक्ति को बीमार कर सकता है। लास्ट टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। इट्स डेफिनेशन इज माल न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन में दोनों अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन आता है। Under nutrition means deficiency or lack of one or more nutrients, and overnutrition means excess of one or more nutrients, and both of them results in ill health. Example of undernutrition is vitamin A deficiency. अगर छोटे बच्चे सफिशेंट क्वांटिटी में विटामिन ए कंज्यूम नहीं करते हैं तो उनकी आइज़ अफेक्टेड होती हैं और अल्टीमेटली वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओवर न्यूट्रिशन इज़ एक्सट्रीम ओवरवेट और ओबेसिटी। ओबेसिटी का कारण है जब एनर्जी इंटेक ज़्यादा हो और एनर्जी स्पेंडिंग कम हो, सो दिस एक्यूमुलेट्स फैट इन द बॉडी एंड हिज वेट इंक्रीजेस। सो हियर वी हैव completed यूनिट 1 फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इस पार्ट के क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देख लें कि एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसके आंसर कैसे लिखेंगे। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक शॉर्ट नोट्स, डेफिनेशंस एंड लॉन्ग आंसर्स। और चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4 भी सॉल्व करें। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये यूनिट स्टडी मटेरियल से पढ़ें और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते समय लास्ट 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें। किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं इसका आइडिया आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।